नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दंत पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल का, जो कल अपन ने एक सामान्य जानकारी ली थी उससे आगे बढ़ते हुए गुप्तकालीन साहित्य आज कंप्लीट करेंगे। और इनको ध्यान से समझना, क्योंकि अब की बार भी इसमें से एक प्रश्न आया था और ज़्यादातर इसमें से आता है। बाकी कला साहित्य और बाकी चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि साहित्य के बारे में ही, क्योंकि ये साहित्य का पुनर्जागरण का काल था, इसलिए इसके बारे में ही निश्चित रूप से ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। गुप्तकालीन साहित्य की जब हम बात करें तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखना कि वेद जो शिक्षा का मुख्य पाठ्य वस्तु जो उस समय थी, यानी गुप्त काल में शिक्षा की मुख्य पाठ्य वस्तु क्या थी? वेद। ये प्रश्न ध्यान रखना। अनेक स्मृतियों और सूत्रों पर भाष्य लिखे गए, यानी सब दूसरी बड़ी बात कि इस समय क्या लिखे गए? भाष्य लिखे गए। कैसे? अनेक स्मृतियों पर लिखे गए, अनेक सूत्रों के ऊपर लिखे गए, लेकिन कुलतः क्या लिखे गए? भाष्य लिखे गए। तो दूसरी बात, पहली बात वेदों के माध्यम से पाठ्यवस्तु बनाई गई, दूसरी बात भाष्य लिखे गए, तीसरी बात, और वो भी विभिन्न स्मृतियों के आधार पर और सूत्रों के आधार पर लिखे गए। और कुछ स्मृतियां यहाँ पर जो प्रमुख रूप से लिखी गई, कुछ स्मृतियों की यहाँ पर रचना हुई, वो कौन कौन सी स्मृतियां थी उनको ध्यान से देखना। नारद स्मृति, पाराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। ये चार स्मृतियां आपको अच्छे से याद रखनी है। कौन कौन सी? नारद, पाराशर, बृहस्पति, याज्ञवल्क्य। ठीक है, याद रखने का तरीका क्या है वो भी सुन लो। नारद जो है वो पारस पत्थर लेकर के बृहस्पतिवार के दिन यज्ञ करते हैं। वापस सुन लो, नारद पारस पत्थर लेकर के बृहस्पतिवार के दिन यज्ञ करते हैं। ऐसा आपको क्या रखना है? स्मृति में रखना है, याद रखना है। ठीक है। अगली बात आती है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान, जिन्हें हम नवरत्न कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नवरत्न। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, नवरत्न किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। वो नवरत्न कौन कौन से थे? कालिदास, धन्वंतरी, बेताल भट्ट, अमर सिंह, घटकरपर, वराहमिहिर, वररुचि, क्षपणक और शंकु। याद कैसे रखेंगे वो देख लो। काले धन में, काला धन है, काला धन काफ़ी फेमस रहा है कई पिछले वर्षों के अंदर। काला धन, ठीक है, कालिदास, धन्वंतरी। फिर बेताल भट्ट और अमर सिंह। काले धन को क्या किया गया? काला धन लिया गया और एक घड़े में रख दिया गया। यहाँ से याद रखो, घट कर पर। किसको? काले धन को। तो कालिदास, धन्वंतरी और किस में रख दिया गया? घट कर पर, यानी घड़े में रख दिया गया। क्या? काला धन। याद रह जाएगा, काला धन घड़े में रखा। फिर उसके बाद उसके ऊपर क्या कर दिया गया? एक बड़ा सारा बेताल, बहुत बड़ा क्या रखा गया? भट्ट यानी भाटा। भाटा जानते हो ना, पत्थर, वो उसके ऊपर रख दिया। किस पे? घड़े के ऊपर रख दिया गया। फिर किसने रखा? इतना ताकतवर कौन था? अमर सिंह, महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे, उन्होंने उसको उठाकर रखा, अमर सिंह ने। ऐसा याद रखना। फिर वराहमिहिर, वररुचि, क्षपणक और शंकु। चार ये याद रखने हैं। अब क्या होता है, कई वर्षों के बाद वराह है, वराह जानते हो, सुअर, एक सुअर आता है, वो वहां पर उस जगह को खोद देता है। खोदने के बाद वररुचि, क्षपणक और शंकु। वर जो ना, कोई शादी हो रही हुई थी, कोई नया नया वर था, तो वर वहां गया था कोई खेत में घूमने के लिए। तो वररुचि, क्षपणक और शंकु, उसने उसे जाकर के शंकापूर्वक देखा कि एक गड्ढा किस चीज का है। तो वर ने कैसे देखा? रुचिपूर्वक, शंकापूर्वक, रुचिपूर्वक भी और शंकापूर्वक, यानी रुचि, वररुचि और शंकु। ठीक। और क्षपणक, ये देखा कि इसमें कुछ छुपा हुआ है, इस गड्ढे में कुछ क्षपणक यानी छुपा हुआ है। तो वापस समझ लीजिए, काले धन को घड़े में रख करके और अमर सिंह ने उस पर क्या कर दिया? बड़ा भाटा रख दिया, बेताल भट्ट। फिर जब वराह ने उसे खोद दिया, तब एक वर रुचिपूर्वक और शंकापूर्वक गया और जाकर के उसने देखा कि उसमें कुछ छुपा हुआ है। ये क्या थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये सारा काम किस रोशनी में हुआ? चंद्रमा की रोशनी में हुआ। तो चंद्रगुप्त द्वितीय आप इसमें याद रखेंगे। फिर बात आती है फाहियान की। फाहियान की जब हम बात करें तो फै से फाहियान और फै से फाको की और फै कई पै को ले लेना पाटलिपुत्र। यानी फाहियान ने एक पुस्तक लिखी फाको की, और उस पुस्तक के अंदर पाटलिपुत्र का क्या है? वर्णन है। और ध्यान रखने की सबसे बड़ी बात कि फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय है, यानी चंद्रयान द्वितीय। ऐसे याद रखना, चंद्रयान का ये यान ले लेना और द्वितीय ये है ही चंद्रयान द्वितीय। रह जाएगा याद? चंद्रयान
द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आया था? फाहियान आया था। फाहियान ने किताब लिखी फाको की, और फाको की पाटलिपुत्र का वर्णन फाकोकी के अंदर मिलता है। फिर बात आती है कालिदास की। कालिदास जो हैं वो ये भी किसके समय के थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है दरबारी था, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक रह जाएगा याद। भारत का शेक्सपियर इन्हें कहा जाता था, किन्हें? कालिदास को। मतलब चंद्रमा जब उदय होते थे और डबल जोश में होते थे ना, तब कालिदास किताब लिखे करते थे, ये ध्यान रखना। तो द्वितीय पे करना, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त के ऊपर देख करके मत कर देना। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कालिदास थे, ठीक है। भारत का शेक्सपियर उन्हें कहा जाता था। अब बात आती है कि कालिदास जो है उन्होंने 4 तो काव्य लिखे और 3 नाटक। यहाँ एक बात ध्यान रखना, आपको एग्जाम में से दिया जा सकता है कि जैसे रघुवंशम था, एक काव्य, एक नाटक, एक कविता, ऐसे देकर के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। 4 काव्य कौन से थे? ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम और मेघदूत। याद कैसे रखोगे? रघुवंश कुमार कौन थे? भगवान राम। तो रघुवंश कुमार जब विभिन्न ऋतुओं के अंदर जाते हैं तो मेघ हमेशा उनके ऊपर बरसने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि राम ने क्या किया था, रघुवंश कुमार ने क्या किया था, जंगल के अंदर यात्रा की थी और अपने पिता के वचन का पालन कर रहे थे। तो रघुवंश कुमार जो है जब वो जंगल में गए, उस समय प्रत्येक ऋतु के अंदर मेघ उन पे वर्षा करते थे। तो ऋतु संहार और मेघ, ये सब क्या है? चारों काव्य हैं। क्या है? काव्य। अब सबसे पहले देखेंगे हम ऋतु संहार। ऋतु संहार क्या है? एक गीति काव्य है। ऋतुएं कितनी हुआ करती हैं? 6। तो 6 ऋतुओं का ऋतु संहार एक किताब लिखी गई और इसमें 6 ही क्या कर दिए गए? सर्ग। प्रत्येक ऋतु का एक सर्ग हो गया। गीति काव्य इसे कहा गया। ये क्या था? कहा गया नहीं, ये इसकी रचना का आधार है। एक अलग अलग प्रकार की रचनाएं होती हैं, तो उनमें एक रचना ये भी है, काव्य की एक रचना है गीति काव्य, ठीक है। दूसरा है कुमार संभव। कुमार संभव में 17 सर्ग थे। कितने सर्ग हैं? 17। यानी कुमार जो हैं, कोई भी कुमार हो, रघुवंश कुमार भी थे, तो रघुवंश कुमार दूसरों के लिए भी खतरा थे कुमार, और उनके ऊपर भी, कुमार के ऊपर भी क्या था? खतरा। खतरा यानी 17। तो कुमार संभव में कुमार पे क्या रहता है? खतरा, और कुमार दूसरों के लिए भी खतरा, ऐसे याद रखना। तो 17 सर्ग थे किसमें? कुमार संभव में। उस कुमार संभव का आधार क्या था? आधार था शिव पुराण और विष्णु पुराण। ये दोनों क्या थे? कुमार संभव के आधार थे। फिर हम बात करें रघुवंशम में, तो रघुवंशम में 19 सर्ग थे। कितने सर्ग? 19 सर्ग। और उन 19 सर्गों का स्रोत जो है वह है वाल्मीकि रामायण। क्या है? वाल्मीकि की रामायण। ध्यान रखना, रघुवंश यानी भगवान राम, तो राम और उनके पूरे वंश, राम के बारे में तो वर्णन है ही, क्योंकि पूरे रघुवंश के बारे में, रघुकुल की कंप्लीट जो वंश थे उनके बारे में वर्णन मिलता है। और वो वर्णन कहाँ से लिया गया? वाल्मीकि रामायण से लिया गया। किसने लिया? कालिदास ने। और उसके ऊपर जो है 19 सर्गों के अंदर ये पूरा रघुवंशम उन्होंने लिखा। फिर बात थी, अगला काव्य है मेघदूत। मेघदूत की जब हम बात करते हैं तो मेघदूत क्या? मेघ, बादल, और बादलों के क्या होते हैं? खंड, टुकड़े होते हैं, ठीक है। जगह जगह टुकड़े बिखरे हुए रहते हैं। तो खंड की बात करें तो 2 खंड याद रखने हैं आपको। कितने खंड? 2। मेघदूत यानी बादल, और मेघू के कितने खंड? 2 खंड। अलग अलग खंडों में बरसात हो रही है, पहले पूर्व मेघ और उसके बाद उत्तर मेघ, 2 खंडों में बरसात हो गई, ऐसा आप इसमें याद रख सकते हैं। फिर बात आती है 3 नाटक। किसके? 3 नाटकों की मैं बात करूं तो किसके? कालिदास के 3 नाटक। कौन कौन से? विक्रमोर्शियम। विक्रमोर्शियम जो है वो क्या? विक्रम और उर्वशी। विक्रम किसका नाम था? पुरुरवा का नाम था। क्या? विक्रम। पुरुरवा यानी विक्रम, ठीक है, और उर्वशी। तो विक्रम और उर्वशी की प्रेम कहानी, इन दोनों की प्रेम कहानी किस किताब में है? विक्रमोर्शियम में है। इसी प्रकार है, ये सारी के सारी प्रेम ग्रंथि हैं। दूसरा मालविकाग्निमित्र। नाटक जो है तीनों वो प्रेम नाटक है, इसे ध्यान रखना। मालविकाग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्र, इन दोनों की प्रेम कहानी किसमें है? मालविकाग्निमित्र में है, ठीक है। अब इसमें कैसे ध्यान रखना है कि इरावती की परिचारिका जिसका नाम था मालविका, इरावती कौन थी? अग्निमित्र की पत्नी थी इरावती, और उसकी परिचारिका, परिचारिका मतलब उसकी सेवा करने वाली, वो कौन थी? मालविका। तो मालविका और अग्निमित्र की जो प्रेम कहानी है वो किस किताब में है? मालविकाग्निमित्र में है।
और ये ध्यान रखना कि अग्निमित्र किस वंश का था, शुंग वंश का था, यह आपको इसमें ध्यान रख लेना है। तीसरे कौन सा है, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम की जब बात करते हैं तो इसमें दो बातें हैं, शकुंतलम, शकुंतला, और उसके साथ साथ दुष्यंत, इन दो की कहानी इसमें मिलती है अभिज्ञान शाकुंतलम में। ध्यान रहे, संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक कौन सा कहा जाता है, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसी नाटक के माध्यम से कह सकते हैं कि हम कालिदास को भारत का शेक्सपियर कह सकते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक है। दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी इसके अंदर वर्णित है, ये ध्यान रखिएगा। दुष्यंत की और शकुंतला की प्रेम कहानी किसमें है, अभिज्ञान शाकुंतलम। वैसे नाम से मालूम पड़ जाता है शकुंतला, शाकुंतलम, अग्निमित्र, और उसी प्रकार से उर्वशी से इसके अंदर मालूम पड़ जाता है। तो ये 3 नाटक थे। कन्फ्यूजन इतना ही ध्यान रखना आपको कि ये नाटक है और ये क्या है, काव्य। क्लियर है। अब हम बात करें गुप्तकालीन साहित्यिक कृतियों की। हम जब बात करें तो सबसे पहले किरातार्जुनीयम भारवी। हालांकि मैंने इसमें कालिदास की काउंट नहीं की, क्योंकि इससे पहले की कालिदास और अन्य रचनाएं जो हैं, जो यहाँ नहीं बताई हैं, वो सारी मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। जो बच गई वो है लेकिन महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं किरातार्जुनीयम भारवी। देखिए अर्जुन ने क्या किया, धरती का भार उठाया, तो भारवी, ठीक। दूसरा मृच्छकटिकम। जब पहले के समय में, आजकल तो होता नहीं है कि कोई व्यक्ति जैसा जाति में है वैसा ही कार्य करेगा, लेकिन पहले मछलियों को काटने का काम मृच्छकटिकम कौन करते थे, शूद्र करते थे, जो समाज में उनको शूद्र के रूप में माना जाता था, ठीक है। बात देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त। तो विशाखदत्त की 2 किताबें हैं, एक मुद्रा राक्षस, ठीक है, और दूसरी देवी चंद्रगुप्तम। तो आपको याद क्या रखना है कि देवी जो है वो चंद्रमा जब उगा हुआ था या चंद्रमा जब उदित था, देवी चंद्रमा जब उदित था उस समय, ठीक है, क्या करती है, मुद्रा लेकर के और राक्षस के पास जाती है, ठीक। समझ में आ रही बात। देवी चंद्रमा उदय होते ही मुद्रा लेकर राक्षस के पास जाती है, यानी राक्षस को खत्म करने के लिए जाती है देवी। अब राक्षस है कहाँ, विशाखदत्त, विशाल शाखा के ऊपर बैठा हुआ है। याद रह जाएगा आसानी से, एक बार और देख लो। देवी चंद्रमा उदय होते ही मुद्रा लेकर राक्षस के पास जाती है, राक्षस बैठा हुआ कहाँ है, विशाल शाखा पर बैठा हुआ है, यानी विशाखदत्त। क्लियर है, दोनों किताबें याद हुई होंगी। उसके बाद वृहत संहिता वराहमिहिर। वृहत संहिता मतलब बहुत बड़ी, ठीक। वृहत यानी बड़ी संहिता, और वृहत कौन होता है, वराह है, सुअर भी बड़ा होता है, ठीक है, जंगली सुअर होते हैं, बड़े होते हैं। तो वराह और वृहत, बड़ा जंगली सुअर, ऐसे आप याद रख लीजिए। वृहत संहिता वराहमिहिर। वैसे भी याद रख सकता है वै और वै, ठीक, दोनों वैसे स्टार्ट होते हैं, वो भी याद रख सकते हैं, लेकिन वै में हालांकि कोई दूसरा स्टार्ट नहीं हो रहा, आसानी से याद रह भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वृहत संहिता वराहमिहिर, ठीक है, दोनों वैसे स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो सकता है इसमें, क्योंकि देखिए विष्णु शर्मा तो वैसे स्टार्ट हो गया और इधर पंचतंत्र है, तो ऐसा काम नहीं करे, सीधी समझ के आधार पर ही विकसित करें, ट्रिक भी समझ पर आधारित होनी चाहिए। तो वृहत संहिता वराहमिहिर, तो वृहत यानी बड़ा, कौन, वराह है बड़ा। फिर महायान सूत्र अलंकार। महायान जब बहुत बड़ा यान होता है ना, उसके साथ नहीं चला जाता, क्योंकि वो यान है, उड़ेगा, उड़ जाने दो उसको, बहुत बड़े के साथ जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो महायान के असंग, असंग, संग नहीं जाना चाहिए, महायान सूत्र अलंकार असंग, ठीक है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा पहले तंत्र विद्या के अंदर शर्मा यानी ब्राह्मण लोग जो थे वो पारंगत हुआ करते थे, इसलिए उस आधार पर देख लीजिएगा तंत्र शर्मा, ठीक है ना। विष्णु शर्मा पंचतंत्र, वैसे भी ये काफ़ी फेमस बुक है, याद होगी शायद। स्वप्न वासव दत्तम, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और चारु दत्तम, तीनों किताबें संस्कृत में बहुत ही शानदार हैं, ध्यान से समझना। तीनों भास की है। याद कैसे रहेगा कि चारु दत्तम यानी जो चरने में फेमस था ना, जो खूब खाने वाला है, वो चारु। स्वप्न वासव दत्तम, सपने में भी क्या लेता है, प्रतिज्ञा। चरने वाला यानी बहुत ज्यादा खाने वाला व्यक्ति स्वप्ने में भी प्रतिज्ञा लेता है, लेकिन उसका पालन वो कभी भी नहीं कर पाता, इसीलिए वो ज्यादा मोटा होता चला जाता है, क्योंकि उसको उस बात का सिर्फ आभास होता है। क्या होता है, आभास, वास्तव में नहीं करता। तो भास, तीनों किताबें किसकी हो गई, भास की। तो आभास किस बात का, सपने में। स्वप्न में तो आभास ही होता है। तो स्वप्न में चारु को, चढ़ने वाले को
प्रतिज्ञा का आभास रहता है, भास यानी आभास रहता है, लेकिन क्या करता है, जो चरने वाला है वो क्या करता है, फिर भी जो है वो ज़्यादा चरता रहता है। उसके बाद में आ जाते हैं कामसूत्र वात्स्ययन। ये काफ़ी फेमस है, याद रह जाएगी आपको वैसे ही, कामसूत्र वात्स्ययन। ठीक है, वात्स्ययन ने 2 किताब लिखी थी। जो व्यक्ति अपने काम से न्याय रखेगा उसी की बात होगी, उसी की क्या होगी, बात, और बाकी किसी की बात नहीं होती। बात एक ही होती है, जो काम के साथ क्या करे, न्याय। तो कामसूत्र और न्याय भाष्य वात्स्ययन। उसके बाद अमरकोश की अमर सिंह की हो ही गई, कोई दिक्कत है नहीं। चंद्र व्याकरण चंद्रगोमित। ठीक है, ये तो चंद्रमा का चंद्रमा याद रख लेना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में चंद्र किसी से स्टार्ट नहीं होता, इसी से स्टार्ट होता है। चंद्र व्याकरण चंद्रगोमित। नीतिसार कामांदक बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान रखना, नीति का सार जो है वो काम को मंद करने वाला, कामांदक, काम को मंद में धीरे काम करने वाला व्यक्ति वो नीति के सार को नहीं समझ सकता। ठीक है, तो नीति सार कामांदक, काम को मंद करने वाला क्या नहीं समझ सकता, नीति के सार को नहीं समझ सकता। ये थी महत्वपूर्ण क्लास। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।